हेलो एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज एसए का पेपर कंडक्ट हुआ है 2022 यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन का। सो आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस द एनालिसिस ऑफ द पेपर। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो जो एसए का पेपर ट्रेडिशनली जैसे कंडक्ट होता है सेक्शन ए सेक्शन बी, उसी प्रकार से इस बार प्रोड्यूस किया गया है, इस बार दिया गया है। सेक्शन ए में जो पहला स्टेटमेंट है वो है फॉरेस्ट्स आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सलेंस। तो अगर आपका यूपीएससी प्रिपरेशन लास्ट ईयर, अगर अपने जो यूपीएससी से जुड़े हुए जो सब्जेक्ट्स हैं, जो बुक्स हैं, अगर उसको ही आपने थरली अगर रीड किया है तो उसमें से ही बहुत सारे कंटेंट इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए मिल जाएंगे। जैसे फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज। आखिर इकोलॉजी इन्वायरमेंट जब आप पढ़ते हैं तो उसमें इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट कटिंग और या फिर एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, इन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं एनवायरनमेंट में। जब आप इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन या फिर फॉरेस्ट रिस्टोरेशन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें फिर केस स्टडीज़ होती है कि कैसे बैलेंस किया जा सके, जैसे कि फॉरेस्ट से रिसोर्स भी लिया जा सके और साथ ही साथ फॉरेस्ट को भी बैलेंस कर दें ताकि इन फ्यूचर एनवायरनमेंट इंटैक्ट रहे। तो ऐसे कंटेंट को आप एनवायरनमेंट डायरेक्टली पढ़ते हैं तो दोज कंटेंट कुड बी वेरी मच हेल्पफुल हियर फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। और उसमें फिर इकोनॉमिक एक्सलेंस यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्चुअली में कैसे और कारगर तरीके से किया जा सके, उसके लिए यहाँ पर इकोनॉमिक एक्सलेंस है। तो आप बता सकते हैं कि फॉरेस्ट से रिसोर्स लेने के बाद उससे जो है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होने के बाद भी साइमल्टेनियसली कैसे फॉरेस्ट को भी हम रिवैम्प कर सकते हैं एंड देन इन द लेटर पीरियड्स उससे और भी रिसोर्सेस लेके कैसे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बनाते हुए एनवायरनमेंट को भी ना बिगाड़ते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये ओवरऑल कंटेंट जो है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में दिया जा सकता है। सेकंड है पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो शैली की एक बुक है डिफेंसेस ऑफ पोएट्स, तो उसमें ये कंटेंट दिया गया है। उनका ये स्टेटमेंट है कि पोएट्स जो होते हैं वो अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो पोएम्स होती है पोएट्स द्वारा वो भावना के तौर पर लिखी जाती है और वो जो भावनाएं होती हैं वो कई बार बिहेवियर से काफ़ी जुड़ा हुआ होता है। यानी कि मेरी जो पर्सपेक्टिव है उसको जब मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ तो उसके पहले मैं उसको एक सूक्ष्म रूप प्रदान करता हूँ और वो सूक्ष्म रूप एक कविता के रूप में प्रदान कर देता हूँ ताकि मेरी भावनाएं उससे व्यक्त हो पाए। अब जब ऐसी भावनाएं अगर पोएम के थ्रू जो कि काफ़ी पारदर्शी हो, जो कि मानवीय बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, तो उन इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव्स पे अगर लेजिस्लेटर्स ध्यान दें तो काफ़ी अच्छे लेजिस्लेशंस कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे फ्यूचर के लिए बिल्स बना सकते हैं। तो इसलिए इस स्टेटमेंट के फेवर में आप बहुत ही अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं। अगर आपने यूपीएससी का ही, मैं वापस बोलूँगा कि आप डायरेक्टली जो यूपीएससी की बुक्स पढ़ते हैं उसमें से ही बहुत सारे कंटेंट आप इसके लिए डिनोट कर सकते हैं एंड डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कुड बी इजीली डन। थर्ड इज हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वन बाय द साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन। तो अगर आपने यूरोपियन वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आप पढ़ा है उसमें यूरोपियन कंट्रीज की जो हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग है उसको अगर आप जानते हैं तो वहाँ आप देख सकते हैं कि रेनेसांस या रिफॉर्मेशन के टाइम पे कई सारे पर्सपेक्टिव मेकर्स, कई सारे पोएट्स, कई सारे लॉरिएट, कई सारे लिटरेचर, तो ऐसे कई लोग थे जिन्होंने अपने पर्सपेक्टिव इंडिपेंडेंटली लोगों के सामने व्यक्त किया था। तो उन जो प्योर लिटरेचर या फिर प्योर पर्सपेक्टिव अगर कहें उनमें से कई सारे आज के इंडिपेंडेंट थॉट्स और आइडियाज निकल के आते हैं। उन थॉट्स और आइडियाज के बेसिस पर ही आज मॉडर्न वर्ल्ड ओवरऑल बना हुआ है। तो अगर आप देखें तो वहाँ पर दो प्रकार के डिफरेंसेस के बारे में यहाँ बताया गया है कि एक साइंटिफिक मैन और रोमांटिक मैन। और जो साइंटिफिक मैन है वो अगर उस पर अगर ज़्यादा ध्यान दें रोमांटिक मैन के पर्सपेक्टिव से, देन द वर्ल्ड कुड बिकम मोर एंड मोर बेटर इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट और ग्रोथ। तो ये स्टेटमेंट भी यही कह रहा है कि हिस्ट्री में यदि साइंटिफिक मैन को देखें यानी कि इन्वेंशंस या फिर डिस्कवरीज जो भी हुई है उससे लोगों के जो निजी जीवन है उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुए, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए और अच्छे के लिए हुए और कई बार नहीं भी सही हुए लेकिन अच्छे के लिए कई बार इन्वेंशन से डिस्कवरीज हुई। अब जो रोमांटिक मैन है उनकी जो भावनाएं होती हैं वो तो व्यक्त कर पाए लेकिन उन भावनाओं के साथ क्योंकि लोगों के अलग पर्सपेक्टिव उससे नहीं जुड़ पाई, then definitely the romantic man couldn't win in a way
but was always there with the scientific man too. But the scientific man was the one who won, whereas इन द लेटर पीरियड वी सी कि उस साइंटिफिक मैन के इन्वेंशंस के बेसिस पर ही आगे के जो फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ है वो बनी हुई थी. तो इसीलिए इसमें भी काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल सकता है. अगर वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, जीएस 1 का ऑलरेडी पार्ट है मेंस का, तो वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ से कई कंटेंट आप जो है इसमें ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. कई रोमांटिक मैन में भी कई सारे राइटर्स हैं, उनके बारे में बता सकते हैं. और साथ ही साथ आप ये भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि कैसे साइंटिफिक मैन यानी कि कोई इन्वेंशन करने वाला, जैसे कि गटेनबर्ग थे, उन्होंने जो है एक प्रिंटिंग मशीन बना दी थी. तो उनका एक एग्जांपल प्रेजेंट करके ये बता सकते हैं कि उस प्रिंटिंग की वजह से जो फ्रीडम की बातें कहनी थी वो उसको प्रिंट करके और लोगों तक पहुंचा सकते थे. तो दैट वाज द थिंग दैट वाज वेरी मच इंटरेस्टेड पीपल. ठीक है. फोर्थ है, अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज फॉर. स्टेटमेंट से ही क्लियर होता है कि अगर आपको एक ग्रेटेस्ट की ओर जाना है तो आपको केवल किनारे पर ही नहीं खड़ा रहना होगा, आपको समंदर में भी उतरना होगा और आपको एक बैटल लड़नी होगी जिससे कि आप अपना खुद का पोटेंशियल भी आंक पाएं. तो इसलिए इस स्टेटमेंट में एक बिहेवियरल कंडक्टर बताया जा रहा है कि आखिरकार आप किनारे पे खड़े नहीं रह सकते, आपको समुद्र में जाना होगा ताकि आप पूरे समुद्र का था लगा पाएं और अपने खुद का भी पोटेंशियल को दिखा सकें कि हाँ, मैं जो है इतने गहरे पानी में भी अपने आप को सस्टेन कर सकता हूँ. तो इसके लिए भी स्पेसिफिक कंटेंट है अगर आपने यूपीएससी का सब्जेक्टिव कंटेंट अगर कंटिन्यूसली पढ़ा है तो. सेक्शन बी है, द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग. कोई भी जो एस्से का टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं बनाया गया. इसकी जो लिटरल मीनिंग है उस मीनिंग के थ्रू ही आप स्टेटमेंट्स को कर सकते हैं. द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज टेक as much perspective, convert it into chronology and sequencing, and then use it in between the paragraphs which you are going to write. Okay, so fifth, the time to repair the roof is when the sun is shining. So it is the problem when the solutions are more craved for. जब आपके पास बहुत प्रॉब्लम हो जाती है तब जाके आप सॉल्यूशंस की ओर जाते हैं. तो यहाँ पे यही कहना है कि जब रूफ को आप रिपेयर तब करते हैं जब शाइनिंग काफ़ी ज़्यादा होने लगती है. तो आपको प्रॉब्लम्स को एसेस करना है और जहाँ पर प्रॉब्लमेटिक काफ़ी ज़्यादा होता है उसी समय ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस को खोजने हम निकल पड़ते हैं. इस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ही इस स्टेटमेंट को भी एसेस करना है. ठीक है. सिक्स्थ, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर. अब यहाँ पर कहना है कि ये भी बिहेवियरल कंजक्चर का ही है आंसर कि अगर एक ही रिवर है उसमें आप एक बार उतर चुके हैं तो वहाँ पर आपको ये आइडिया लग जाता है कि उसका कितनी गहराई होगी, वो पानी उसका कैसा है. उस एरिया में जो है कई फिशेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, वायरस हैं, कौन क्या है वहाँ पर. लेकिन अगर आपको उससे प्रॉब्लम क्रिएट होता है देन डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू डू इट फॉर द सेकंड टाइम. तो एक ही जगह पर आप दोहरा मिस्टेक नहीं करते. एक ही बार मिस्टेक अगर हो गया है तो उसको करेक्ट करते हुए दूसरी बार उसे नहीं करना चाहिए. दिस इज द ओवरऑल स्टेटमेंट. और इसके भी फेवर में कई सारे कंटेंट आपको इन योर प्रिपरेशन इटसेल्फ उसमें से कहीं से कुछ आपको मिल जाएंगे. ठीक है. थर्ड है, अ स्माइल इज द चोजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्यूटीज. इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल ब्यूरोक्रेट्स का है या डिप्लोमेट्स का है. व्हेन द डिप्लोमेट्स टॉक टू द अदर पर्सन, अदर कंट्रीज डिप्लोमेट, दे यूजुअली वांट देयर इंटेंशन टू बी क्लियर बट दे डू इट वेरी फॉर्मली. तो उस फॉर्मल बिहेवियर को वो दर्शाते हैं थ्रू अ स्माइल, लेकिन वो वहाँ पर कई सारी मीनिंग्स होती है. उस मीनिंग को हंसते हुए ही दूसरे डिप्लोमेट्स बताते हैं कि हमें हमारे ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम आपके सामने रखते हैं लेकिन हम आपको ऑफेंड नहीं करते. ठीक है. सो दोज काइंड ऑफ एक्सप्रेशन और बिहेवियर इज रिक्वायर्ड व्हेन अ पर्सन इज अ ब्यूरोक्रेट और डिप्लोमेट, और स्पेशली अ फॉरेन डिप्लोमेट टॉकिंग टू द अदर फॉरेन डिप्लोमेट फ्रॉम अदर कंट्री. तो इस पर्सपेक्टिव को यहाँ पे पुट आउट कर सकते हैं. काफी अच्छा जो है इसका आंसर हो सकता है. एट्थ है, जस्ट बिकॉज यू हैव अ चॉइस इट डज नॉट मीन दैट एनी ऑफ देम हैज टू बी राइट. तो सबसे पहला जो इसमें स्टेटमेंट है, जस्ट बिकॉज यू हैव अ चॉइस. अगर आपके पास चॉइस है एंड यू आर इन ए लिमिटेड सिचुएशन, उस सिचुएशन में आपका डिसीजन मेकिंग कैसे काम करती है उसके बेस पे ये क्वेश्चन है. तो आई वुड से दैट देयर आर ऑलवेज सेवरल चॉइसेस
but because our mindset is such that we only see according limited to a situation, तो हमें उस बॉक्स से भी बाहर होकर कुछ सोचना चाहिए। और जब बॉक्स से बाहर सोचते हैं तो हमें ये पता चलता है कि केवल हमारे पास एक ही दो चॉइसेस नहीं थी, कई चॉइसेस थी, बट बिकॉज आवर माइंडसेट वाज सेट ऑन टू वन थिंग और द प्रॉब्लम वी कुडंट सी आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये जो है कहने का है कि आपको अगर कोई कुछ ही चॉइस है, उसमें से कोई भी सही नहीं लगती, लेकिन फिर भी आपको चूज करना ही है, तो वो भी कोई चॉइस नहीं है। और उनमें से कोई सही ही हो तो कोई भी जरूरी नहीं कि आप उनमें से कोई चॉइस को चूज ही करें। तो इट इज बिकॉज इट इज अगेन एट द बिहेवियरल कंजेक्चर, यानी कि मेरा अगर बिहेवियर है कि डिसीजन मेकिंग के टाइम पे मैं केवल प्रॉब्लम पे फोकस करता हूं और उससे जुड़े कुछ चॉइसेस ही मैं बना पाता हूं, देन दैट इज माय प्रॉब्लम। आई विल हैव टू असेस द सिचुएशन, आई विल हैव टू असेस द प्रॉब्लम, देयर आफ्टर आई विल हैव टू मेक चॉइसेस देयर, ठीक है। और उसमें से अगर सही चॉइसेस नहीं है, आई नीड टू रिफ्रेन ऑल्सो। दिस इज माई बिहेवियरल कंजेक्चर। अगेन इसमें जो है आप बहुत सारे कंटेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ऑन डे टू डे प्रिपरेशन से ही, जो एथिक्स के कंटेंट होते हैं, एप्टीट्यूड के, बिहेवियर के, उसमें से कई सारे कंटेंट इसमें ऑलरेडी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ द एसए पेपर 2022 एंड कल भी GS1 GS2 और फर्दर पेपर्स हैं, तो मैं बाकी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट कहता हूं कि आप बहुत अच्छे से पेपर दीजिए। डेफिनेटली रीड द क्वेश्चन पेपर थॉरली एंड देयर आफ्टर यू कैन गो अहेड विद द आंसर्स विद इन द word limit. So thank you for watching this. Surely we'll be coming up with the analysis of GS1, 2, 3, 4 again and the optional papers. So thank you for watching this. Stay home, stay safe and keep learning.